हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन असिस्टेंट T1 का जो 28 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके मैथ के सारे क्वेश्चन जो 25 में से 15 क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में करा दिए वो तो करा ही दिए हैं, साथ में जो बचे हुए 10 क्वेश्चन जो हैं वो आज की वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो 15 क्वेश्चन तो हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देखिए और अच्छे से समझिए उन क्वेश्चंस को किस टाइप के हैं, क्योंकि अब आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है जो कि 7 और 8 जुलाई को होने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 3.5 वर्ष में 16,160 है और साधारण ब्याज की दर पर 7.5 वर्ष में 20,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20,000 हो जाती है। तो उसी धनराशि पर दोगुनी दर पर 2/3/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो देख लेते हैं। ये हमें क्या दिया है, 3.5 वर्ष में 16,160 है और 7.5 वर्ष में 20,000 है। तो इसका मतलब 4 वर्ष में हमारा कितना हो गया, 4 साल में कितना हो गया, 20,000 में से अगर हम माइनस करेंगे, 20,000 में से 16,160 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, देख लेते हैं। जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3840। कितना आ रहा है? 3840। तो ये 4 साल का दिया हुआ है साधारण ब्याज, तो हम 1 साल का निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं? 1 साल का निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होगा। क्या आएगा? 4 नेम 36 और 4 छंग 24। कितना आ गया? 960 आ गया 1 साल का। और हमसे पूछा क्या है, 2/3/5 वर्ष का पूछा है और दोगुने रेट पर, दोगुनी दर पर पूछा है। ठीक है, तो हमारा कितना आया था, एक 1 ईयर का कितना आया था, 960 रुपये। 960 रुपये 1 साल का आया। अब हमसे पूछा है 2/3/5, मतलब 5 दूनी 10 और 13/5 साल का, 13/5 वर्ष का। तो देख लेते हैं। 13/5 ईयर का 9/60 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9/60 को, और रेट कितना है, दोगुना रेट बता रहा है, तो दोगुना रेट के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम इससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 सत्तो 5 एकम 5 और 5 नेम 45 और 5 दूनी 10। तो 192 गुणा 13 गुणा 2, 13 दूनी 26 दूनी, ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4,992। कितना आ जाएगा? 4,992 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब हम क्या कह रहे हैं। एक मोटरसाइकिल 1,35,000 नगद में या 23,880 नगद अग्रिम भुगतान के पश्चात 3 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि यदि ब्याज दर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो किस्त योजना में कुल कितने ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे टाइप का है, तो इसे मैं चाहूँ तो शॉर्ट ट्रिक से भी करा सकता हूँ, केवल 2-3-4 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बेसिक से बताऊँ, क्योंकि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टॉपिक का बेसिक अगर हमें पता है तो हम ट्रिक भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और ट्रिक से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आपको बेसिक से बताना चाहूँगा। बेसिक से क्या होता है इसका, मान लीजिएगा कि आपने कोई लोन लिया है, उससे बाइक खरीदी है, क्या खरीदी है, मोटरसाइकिल खरीदी है। तो आपने उसको फाइनेंस पे ख़रीदा है, तो हमें उसे इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। तो मान लिया हमने जो लोन लिया है वो हमने पी लिया है, तो हमें P1 P2 मतलब दो इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। तो हम इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे, जो P1 है वो 1 साल में आई हो जाएगा और जो P2 है वो 2 साल में आई हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, I बराबर P1 प्लस
P1 इंटू 1+R/100 की पावर 1, क्योंकि ये 1 ईयर का है। तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, P1 इजिकल टू I/1+R/100, इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। और फिर दूसरा आई अगर हम देखें दूसरे साल का, 2 साल का जो होगा वो P2 इंटू 1+R/100 की पावर स्क्वायर, कि 100 की पावर 2, ये क्योंकि 2 साल के लिए था। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया है 3 साल के लिए, तो हम इसे P3 भी यूज कर सकते हैं। P3 में क्या हो जाएगा, 3 साल में जो हमारा आई हो रहा है, तो हम उसको क्या देख लेंगे, आई बराबर P3 1+R/100 की पावर 3, इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। अगर हम सबको मिला लेंगे, जैसे हमारा P दिया है तो उसको इंस्टॉलमेंट में हमने जिस टाइप से समझाया है उसमें P1 है और P2 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जो P1 की वैल्यू है यहाँ रख ली और P2 की यहाँ रख ली, और हम देख रहे हैं आई इसमें कॉमन है तो हम आई कॉमन ले सकते हैं, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट ही निकालनी है, इस क्वेश्चन में भी हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है। फिर सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट के बाद ही हम क्या निकालेंगे, जो ब्याज है वो निकालेंगे, कितना ब्याज गया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें इस क्वेश्चन में जो दिया था 1,35,000 जो दिया था, वो हम बाइक खरीदेंगे नगद पे, नगद में खरीदेंगे तो 1,35,000 की पड़ेगी बाइक। और अगर हम फाइनेंस पे खरीदेंगे, किस्तों पर खरीदेंगे, तो 23,880 रुपये जमा कर देंगे और बाकी सब फाइनेंस पे हो जाएगा, मतलब बाकी सब हम किस्तों में चुकाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1,11,120 बचेगा, जो कि हमें किस्तों में निपटाना है। तो इसमें रेट क्या दिया है, रेट दिया है 15%, ठीक है। तो हम वही देख लेते हैं, जो हमारा लोन मान लो कितना हो गया, लोन तो हमारा 1,11,120 का है, तो ये मान लिया हमने, और इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में 3 सालों में चुकाना है, तो P1 P2 और P3, इसमें हम आई डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं पहले से, और इसको 1/1+R/100 की पावर 1 लिख सकते हैं, और क्योंकि ये 2 साल के लिए तो पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 साल के लिए तो पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 सालों में चुकता करना है। तो जो हमारा P आ जाएगा, क्योंकि हमें 1,11,120 ही चुकाना है, तो ये हमारा P आ गया 1,11,120, और इंस्टॉलमेंट ये हमारी आई हमने मान ली है, ये लिख ली है। तो जैसा कि हमें दिया गया है 15%, क्या दिया गया है, रेट दिया गया है, तो 15% R/100 है ना, तो R की जगह 15 हम रख लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 115 बटे क्या आ जाएगा, 100। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 23/20 आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा, जो कि हमने इस टाइप से लिख लिया है, ठीक है, इस टाइप से हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर पलट जाएगा, जब ये ऊपर पलट जाएगा तो क्या होगा, ये 20/23 हो जाएगा, और ये 20 हम 400/23 का स्क्वायर जो होगा 529 हो जाएगा। फिर 20 का क्यूब जो होगा, ये 20 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा, और 23 का क्यूब जो होगा 12,167 हो जाएगा। अब हम इसे एलसीएम ले लेंगे, इसे हम एलसीएम ले लेंगे। एक्चुअली इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बेसिक तरीका है, फॉर्मूले से करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, थोड़ा लंबा पड़ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो शॉर्ट ट्रिक से कराऊँ तो केवल 3 से 4 लाइनों में ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो 20 की जब हम 529 से गुणा करेंगे 10,580 आएगा, और 400 की गुणा 23 से करेंगे तो 9200 आ जाएगा, और ये 8,000 क्योंकि इसके नीचे यही है 12,167, तो ये 8,000 ही हो जाएगा। और हम जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,780 आ जाएगा, और आई हमारा वैसा ही रहेगा, आई जो है इंस्टॉलमेंट वाला है वो तो हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इस 2778 से ये 4 बार में कट जाएगा, कितने, 4 बार में, 2778 4 जा 1,11,112 हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम आई इजिकल टू इसकी 12,167 की गुणा जब 4 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट, ये हमारी एक इंस्टॉलमेंट आ गई, ये हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट आ गई, एक इंस्टॉलमेंट आ गई। और हमें कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है, 3 सालों में देना है, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो क्योंकि ये किस्त है तो जब हम तीनों किस्तों को मिला लेंगे तो ये ज़्यादा होगा, तो हमारे 48,668 में अगर 3 इंस्टॉलमेंट से हम गुणा करेंगे तो हमारा आ रहा है 1,46,4 आ रहा है।
तो हम इसमें से जब 1,11,120 रुपये माइनस करेंगे, जो कि हमारा प्रिंसिपल था, जो कि हमारा लोन हुआ था 1,11,120 का, वो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 34,884। क्या आ जाएगा, 34,884। यही हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 3400 कितना दिया है, 34,884। यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यही हमारा ब्याज हो रहा है। कितना हमारा ब्याज हो रहा है, 34,884 हमारा ब्याज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पहले इस ग्राफ को देखना है ध्यान से, फिर इसका उत्तर हमें देना है। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, ये जो ग्राफ है ये देखना है हमें। फिर उसके बाद दिया है प्रतिशत लाभ जो है वो आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणा 100 है। तो यदि 2018 में कंपनियां ए और बी के व्ययों का अनुपात क्या है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। और कंपनियों ए और बी की कुल आय कितनी है, 355 करोड़ है। कितनी है, 355 करोड़ है। कितनी है भाई, 355 करोड़ है। तो उस वर्ष में ए और बी का कुल व्यय करोड़ में कितना होगा। क्या पूछा है, उनका कुल व्यय करोड़ में कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इनके व्यय का जो अनुपात दिया है 2:3 दिया, तो हम इसको 2A 2A और 3A मान सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही आशा करता हूँ, ठीक है। और रही बात कंपनियों ए और बी की कुल आय, अगर ये x है, अगर मैं एक को x मान लूँ तो दूसरी क्या हो जाएगी, 355 माइनस x मान सकते हैं। अगर एक x होगी तो दूसरी 355 माइनस x हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या रहा है, तो हमसे ये कह रहा है कि कंपनी ए में 2018 में क्या करेंगे, कंपनी ए में देखेंगे। कंपनी ए में क्या हो रहा है 2018 में, जो कंपनी ए है ये रही कंपनी ए, ब्लू रंग से है, ब्लू रंग में 45। तो हमारा कितना दिया है, 45 क्या दिया है हमारा, 45 हमारा दिया है प्रतिशत लाभ। हमारा 45 क्या है, प्रतिशत लाभ। तो हमने लिख लिया 45 हमारा यहाँ पे लिख लिया। इस फार्मूले में हमें लगाना है जैसा इसमें दिया है। तो 45% लाभ हो गया। और आय हमारी क्या है, एक ही हमने आय मानी थी x, क्या मानी थी, x मानी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद व्यय इसका कितना हमने मान लिया था, इसको 2A मान लिया था और इसको 3A मान लिया था, है ना। तो इसका जो आय होगी, व्यय होगा जो, वो हो जाएगा 2A। कितना हो जाएगा, 2A। और बटे में कितना होगा, बटे में भी व्यय ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 2A। और मल्टीप्लाई हमें कितने से करनी है, 100 से। कितनी से करनी है, मल्टीप्लाई 100 से, जैसा कि इसमें दिया गया है। बिल्कुल इसी फार्मूले की तरह हमें करना है। तब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 से 50 टाइम कट जाएगा हमारा, कितने, 2 से 50 टाइम कट जाएगा। और फिर हम आगे कैलकुलेशन जब कर लेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, 9y क्या आ जाएगा, 10x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10x माइनस 20A, क्या आ जाएगा, 20A। ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इससे एक तरफ कर लेते हैं, 10x 10x, और जब 9y को उस तरफ ले जाएंगे, 9A को जब उस तरफ ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, 9A को हम उस तरफ जब ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा हमारा 29। क्या हो जाएगा, 10x माइनस 29A, 10x माइनस 29A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये एक नंबर इक्वेशन बन गई। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, बी के लिए क्या कह रहा है देखते हैं। फिर बी के लिए हम देख लेते हैं, बी के लिए क्या कह रहा है, बी में जो परसेंटेज लाभ है वो है 40, ये वाला कितना है, 40 है। फिर इसकी आय क्या दी है, इसकी आय जो है हमने मानी थी, कितनी मानी थी भाई, 355 करोड़ माइनस एक्स, 355 करोड़ माइनस एक्स मानी थी, ठीक है। और फिर माइनस में व्यय कितना है इसका, 3A माना था हमने, क्या माना था, 3A इसका व्यय हमने माना था, ठीक है। और नीचे भी व्यय से ही डिवाइड करना और मल्टीप्लाई 100 से करनी है, जैसा कि इसमें दिया है। फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा,
फिर जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12/12, 12a बराबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद 3550 करोड़ माइनस 3550 करोड़ माइनस 10x माइनस 30a, कितना आ गया 30a। फिर हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको उठा के हम इस तरफ ले आते हैं, एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10x माइनस 30 और 12 कितने हो गए, 30 और 12 कितने हो गए 42a, 42a बराबर 3550 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, ये हमारी कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन जो थी हमारी वो थी 10x माइनस 29a बराबर क्या था 0। और जो दूसरी इक्वेशन थी वो है हमारी 10x माइनस माइनस नहीं प्लस 42a इजिकल टू 355 करोड़ हो गया, 3550 आ गया। तो अब हम जब इसे घटाएंगे, जब हम इसे घटाएंगे तो इससे ये तो कट जाएगा, 10x से 10x कट जाएगा। ठीक है, 10x से 10x कट जाएगा और इधर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, ये माइनस माइनस से -70 बन ए हो जाएगा, -70 बन ए हो जाएगा और ये माइनस का 3550 ही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा और 71 से जब हम काटेंगे तो हमारा 50 टाइम कट रहा है, कितना 50 टाइम कट रहा है। तो हमारा बाई जो है वो कितना आ गया, जो हमारा ए जो है हमारा कितना आ गया, ए हमारा आ गया 50, ए हमारा कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, यही हमसे पूछा है। फिर हमसे क्या पूछा है अभी, ए और बी कुल व्यय कितना होगा। तो ए का तो आ गया हमारा कितना आ गया अभी 50, 50 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिलहाल, तो उससे पहले ए के साथ हमें एक्स भी जो है ए की वैल्यू आ गई तो 2a, ये तो हो गया हमारा कितना हो गया, कितना हो गया हमारा भाई, कुल व्यय जो हमारा होगा वो क्या होगा 2 क्या होगा, हमने क्या माना था भाई 2 और +3, तो क्या हो जाएगा 2 की गुणा 5 से करें 50 से करेंगे तो 100 और 50 तियाँ 150, कितना हो गया 150, 100 और 150 कितना हो जाएगा हमारा 250, कितना हो जाएगा 250, 250 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बाल्टी पानी से भरी हुई है। ठीक है, पानी को 66 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में उड़ेला जाता है। यदि टब में पानी की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो x का मान कितना होगा। और पाई हमारा जो दिया है वो 22/7 दिया है, कितना दिया है 22/7। तो मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा बेलनाकार हो गया, ये बेलनाकार हमारा बर्तन हो गया। ठीक है, ये इस टाइप का बेलनाकार बर्तन होगा, इसमें कुछ पानी है, कुछ पानी का आयतन है, कुछ पानी है। उस पानी को इस टाइप के जो घनाभ टाइप का बना हुआ है, किस टाइप का बना हुआ है, घनाभ टाइप का जो बना हुआ है उसमें उड़ेला जाता है। ठीक है, तो आयतन तो पानी का आयतन तो उतना ही रहेगा भाई, पानी का आयतन तो उतना ही रहेगा, जितना पानी इसमें था, जितना पानी बेलनाकार बाल्टी में था उतना ही पानी आयताकार टब में हो जाएगा। तो जो पानी का आयतन जो होगा वो तो बराबर होगा, तो हम दोनों के आयतन बराबर कर देंगे, B1 बराबर B2 अगर हम कर दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। तो जो बेलनाकार बर्तन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr² H इजिकल टू क्या होता है, इसका होता है LVH, क्या होता है LVH, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई बेलनाकार टब का हो गया। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या कर लेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7। ठीक है, 22/7 और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 21, 21 का स्क्वायर कर लेंगे और ऊंचाई इसमें दी है 24, ऊंचाई कितनी दी है 24 और इसकी लंबाई जो दी है वो 66 दी है और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है x और क्या दिया है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 12। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, और 22 तियाँ 66, कितना आ गया 22 तियाँ 66 हो गया। फिर इस टाइप से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 42 आ जाएगी। कैलकुलेशन करने के बाद हमारी वैल्यू जो आएगी x की 42 आ जाएगी, 42 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है,
एक मोटर बोट 1 घंटे में धारा की दिशा में 8.4 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 4.8 किलोमीटर जा सकती है। यह 2 घंटे में धारा की दिशा में 17.5 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जा सकती है। तो शांत जल में 31.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा भाई? ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमसे? ये कह रहा है कि जो 1 घंटे में है 8.4 क्या कह रहा है? 8.4 किलोमीटर किस दिशा में चलता है भाई? धारा की दिशा में, यानी कि डाउनवर्ड। इसको हम डी मान लेते हैं इसकी स्पीड को। और फिर विपरीत दिशा में कितना चलता है? 4.8। कितना चलता है? 4.8 किस? अपस्ट्रीम में, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। और टोटल समय जो लग रहा है वो लग रहा है 1 घंटा लग रहा है आने और जाने में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 2 घंटे लेता है। 2 घंटे क्या करने में लेता है? एक तो 17.5 किलोमीटर जाने में लेता है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में, प्लस 9 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगता है टाइम। तो अप स्ट्रीम हो गया, इसे हमने यू मान लिया। तो हम वैसे करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन हम एक अपने दिमाग में सोचते हैं कैलकुलेशन। क्या करते हैं हम इसमें? अगर 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा भाई? एक क्या आ जाएगा? 12×7=84.7 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12×4=48.4 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/12 हो जाएगा। ठीक है, 1/12 हो जाएगा। अब हमें ये बनाना है। क्या बनाना है? ये बनाना है 17.5, जिससे कि हम इसे आसानी से काट सकें और u की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकें। तो इसके लिए हम 0.7 में कितने से गुणा करें? हम अगर 25 से गुणा कर रहे हैं तो 17.5 आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या? 25 से। इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 25 सत्तो 175, तो 17.5/d, इससे ये कट जाएगा। फिर हम जब इसमें से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? देखते हैं। तो हमारा जो आ जाएगा वो आएगा, क्या आएगा? 10। हमारा क्या बच रहा था? 10, क्योंकि 25 चौका 100 हो रहा है ना, तो 10/u माइनस 9/u, दूसरी इक्वेशन में 9/u बच रहा, और बराबर 25 चौका 100। 25 चौका क्या हो रहा था? 25 चौका 1/12 में जो 25 से गुणा हुई थी तो वो क्या हो गया था? 25/12, और दूसरी इक्वेशन में क्या था? 2। तो अगर हम इसे एलसीएम ले लेंगे 12, अगर हम एलसीएम 12 ले लेंगे तो 12 दूनी 24, 25 में से 24 गया तो 1/ क्या बच गया? 12। और इधर क्या बच रहा है? 10 में से 9 गया तो 1/u बच गया। क्या बच गया? 1/u बच रहा है। क्या बच रहा है भाई? 1/u। तो इस टाइप से हमारा u की जो वैल्यू आ गई, अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या आ गई? u बराबर 12। जब u बराबर 12 आ गई तो हम जब इक्वेशन में रखेंगे, जब ऊपर वाली 1 नंबर इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो डाउन स्ट्रीम में आएगा वो आ जाएगा 14। और हमसे पूछा क्या है भाई? d हमारा 14 आ गया और u हमारा कितना आ गया? अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक है, अप स्ट्रीम में स्पीड हमारी कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? शांत जल में 31.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा इसके लिए हमें शांत जल में नाव की जो मोटर बोट है उसकी स्पीड भी तो निकालनी होगी। तो स्पीड निकालने के लिए जो नाव की स्पीड निकाली जाती है तो वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 करते हैं, तब हमारी आती है वैल्यू। तो मैं बता दूं, जो हमने डाउन स्ट्रीम में निकाली है स्पीड वो है 14, और जो अप स्ट्रीम में निकाली वो है 12/2 कर देंगे तो क्या आएगा? 26/2, जो कि हमारी नाव की मोटर बोट की स्पीड क्या आ जाएगी? 13, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तियां 6, हमारी क्या आ गई? 13 आ गई मोटर बोट की स्पीड शांत जल में। और हमसे पूछा क्या? 31.2 किलोमीटर चलने में कितना होगा? तो आपको पता ही है, दूरी बटे डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है भाई? नहीं, समय पूछा है ना, तो समय बराबर क्या होता है? t बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस हमारी दी है 31.2, और स्पीड हमने कितनी निकाली है अभी? 13। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बचे कितने? 5, और 13 चौका 52। तो 2.4 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये हमारा राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको
समझ में आता होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए की आय 35,600 प्रति माह है, ठीक है। वह अपनी आय के 20% भाग की बचत करता है, उसमें से 20% भाग बचा लेता है। उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई। उसके बाद उसकी मासिक आय जो थी उसमें वृद्धि हो गई और व्यय में 30% की वृद्धि होने पर और फिर उसके व्यय में भी जो खर्चा था उसमें भी 30% की वृद्धि हो गई, तो उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। कोई नहीं, ये आसान सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ उसकी जो इनकम है, उसकी जो महीने की इनकम है, उसे अगर मैं आई मान लूँ, अगर उसे आई मान लूँ, इनकम को आई मान लूँ, तो कोई किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर उसकी पूरे महीने की इनकम को अगर मैं 100 मान लूँ तो किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? मेरी समझ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो उसकी जो बचत है, उसकी बचत को अगर मैं पहले चलो खर्चे को देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर जो उसका खर्चा है उसको उसका, क्योंकि बचत कितनी हो रही, सेविंग उसकी हो रही है 20, कितनी हो रही है 20% बचा रहा है। अगर 100 वो कमा रहा है एक महीने में तो 20 बचा रहा है। जब 20 बचा रहा है तो उसका 80 तो खर्च होता होगा, 80 तो खर्च होता होगा भाई, उसका 80 खर्च होता होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई। जो उसकी मासिक आय थी, जो उसकी इनकम थी, वो 100 से 125 हो गई। कितनी? 25 बढ़ गई, 25% बढ़ गई। 100 पे तो 125 हो गई, 125 हो गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्यय में 30% की वृद्धि हो गई। उसका जो व्यय था, जो उसका खर्चा था, उसमें 30% की वृद्धि होगी। यानी कि इसका 30% हम निकालेंगे तो क्या होगा, 8 3 24, यानी कि 80 और 24 104 हो गया। हमारा इसका खर्चा क्या हो गया, जब 25% उसकी आय बढ़ी थी, उसकी कमाई जब 25% बढ़ गई तो उसका खर्चा भी 30% बढ़ गया। तो वो कितना हो गया, 104। जब 104 हो गया तो 125 में से जो सेविंग होगी, वो इनकम में से अगर खर्चा निकाल दिया जाए, इनकम में से जो मासिक आय है उसकी खर्चा निकाल दिया जाए उसमें से, तो हमारा क्या आ जाएगा, वही तो सेविंग होती है। तो भाई हमारी सेविंग क्या आ जाएगी, 21। क्या आ गई हमारी, 21। ठीक है, तो हमारी सेविंग क्या आ गई, 21। 21% पहले 20% बचाता था, अब 21% बचा रहा है। और तो इसका अंतर कितना आ गया, 1, 1 का अंतर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 35,600 है उसका 1% ज़्यादा बचाने लगा। कितना, ये हमसे पूछा बचत कितनी ज़्यादा होने लगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 35,600 का 1% ज़्यादा बचाने लगा। तो हम इसका निकाल लेते हैं, 35,600 का 1% जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/100 कर देंगे। ठीक है, 00 से 00 खल्लास, तो क्या हो गया, 356 हमारा आंसर आ गया, जो कि 1 नंबर में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ए बी और सी ने 5:6:4 के अनुपात में पूंजी निवेशित करते हुए एक साझेदारी की। ठीक है, इन लोगों ने एक साझेदारी की, जो अनुपात था 5:6:4 में। व्यवसाय के प्रबंधन हेतु एक को कुल लाभ का 30% मिलता है, उसे जो टोटल लाभ होगा उसका 30% मिलेगा। शेष लाभ उनके बीच उनके निवेशों के अनुपात में बांटा जाता है। एक वर्ष की समाप्ति पर ए को प्राप्त लाभ बी और सी को प्राप्त लाभ से 20,000 ज़्यादा है, क्योंकि वही जो 30% ज़्यादा ले रहा था ना, वही ज़्यादा हो जाएगा, तो 20,000 उसे ज़्यादा मिल रहा है ए को। तो कुल लाभ में बी का कितना हिस्सा था, ये हमसे पूछा है। कोई नहीं, बहुत आसानी से हम इस सवाल को कर लेंगे। तो ए बी और सी है, जिसका अनुपात क्या है, 5 6 और 4 है। यही तो है अनुपात, यही तो अनुपात है भाई। जिस अनुपात में वो निवेशित कर रहे हैं, जिस अनुपात में वो पैसे लगा रहे हैं, अब जब कमाई होगी, जब जो लाभ होगा, वो उसी अनुपात में तो बांटेंगे, उसी अनुपात में तो बांटेंगे ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसमें थोड़ा 1 1 0 लगा लो, तो किसी को कोई परेशानी होगी क्या? मेरी समझ से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो इसमें कहा गया है ना, व्यवसाय के प्रबंधन हेतु ए को कुल लाभ का 30% मिलता है, उसे लाभ का 30% अधिक मिलता है। तो हम
जो 30% ले रहा है वो किसी एक से तो लेगा नहीं, ना तो सी दे देगा अकेले, सी भी ये नहीं कहेगा कि भाई हमसे अकेले ले लो, हम सारा 30% आपको दे देंगे, ना तो बी देगा और ना ही ये अपने में से लेगा। वो तो सब में से जो टोटल है, इसमें क्या लिखा है, जो टोटल है, टोटल में से वो 30% लेगा। तो अगर हम इसका 30% माइनस कर दें, इसका 30% अगर हम माइनस कर दें तो 5×3 = 15, कितना 15 जो 30% होगा वो निकाल दिया उसने पहले ही, कितना निकाल दिया 15। तो इसका क्या बचेगा 35, क्या बचेगा 35 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका 30% निकालेंगे तो 6×3 = 18, कितना 18 निकलेगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा 42 बचेगा, ठीक है। और फिर इसका 30% निकालेंगे तो 4×3 = 12, 12 निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 12 जब निकाल देंगे तो हमारा बचेगा कितना 28, कितना बचेगा 28। तो जो 30% जो निकाला है ये सब हम अगर प्लस कर लें तो ये कितना आ रहा है, यही तो इसे 30% ज़्यादा मिल रहा है, 15 और 18 और 12, कितना 18 12 30, 30 और 15 45, कितना हो गया भाई 45। इसे 45 ज़्यादा मिल रहा है, ए को 45 ज़्यादा मिल रहा है। तो 45 में अगर 35 में अगर हम 45 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 50 और 30 80, कितना आ रहा है 80। और इन दोनों बी क्या कह रहा है, ए को प्राप्त लाभ बी और सी को प्राप्त लाभों के योग से 20,000 रुपये ज़्यादा है। तो बी और सी का जो टोटल लाभ है वो कितना हो गया 30 और 40 70, कितना हो गया 70। और इनके बीच अंतर कितना है भाई 10 का, इसके बीच अंतर कितना है 10 का। और ये क्या कह रहा है 10 जो आ रहा है वही तो ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 10 बराबर हो जाएगा कितने 20,000 के, 10 बराबर कितने हो जाएगा 20,000 के, यही तो ज़्यादा मिल रहा था ये को। तो 10,000 बराबर अगर हम 20,000 कर देंगे, अगर 20,000 कर देंगे तो हमारा क्या हो रहा है, एक से एक जीरो कट गया, एक बराबर हमारा क्या आ गया 2,000 आ गया, क्या आ गया 2,000। और हमसे पूछा क्या था, हमसे क्या पूछा गया था, कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, ये पूछा था। तो कुल लाभ में जो बी का हिस्सा आ रहा था हमारा कितना बच रहा है 35 और 42, 35 और 30% निकालने के बाद 35 42 और 28 ही तो बच रहा था। तो ये हमारा बी था 42 वाला। तो जब 42 की गुणा हम 2,000 से कर देंगे तो हमारा क्या आ रहा है 84,000, कितना आ रहा है 84,000, जो कि यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए से बी तक यात्रा करता है और इसके पश्चात 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से सी तक यात्रा करता है। फिर वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सी से ए पर वापस आ जाता है। यदि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी का क्रमशः अनुपात 2:3 है और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो हो 61 सही 11/49 किलोमीटर हो, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि सी से ए तक वापस आ रहा है, तो वो किस स्पीड से आ रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं ये हमारा मान लो ए है, तो ए से यहाँ तक बी तक आने में जो इसे लग रहा है कितनी स्पीड से आ रहा है 50 की स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है 50 की स्पीड से आ रहा है। और जब बी से सी तक जा रहा है ये 75 की स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और हमें इसकी दूरी का अनुपात क्या दिया है, ये 2 दिया है और ये 3 दिया है। फिर ये जब सी पे पहुंच जाता है तो सी से एकदम वापस आता है ए पर, जब ए पर वापस आता है तो इसकी स्पीड एक्स हो जाती है, और जब स्पीड एक्स हो जाएगी तो ये 2:3 दिया है, तो ये टोटल जो दूरी हो जाएगी 2 3 5 अनुपात में हो जाएगी, है ना, ये तो हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है एक्स निकालना है और औसत चाल दी है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी एवरेज स्पीड जब औसत चाल हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो इसका यही तो फॉर्मूला होता है टोटल मतलब कुल दूरी, कुल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम मतलब कुल समय, कुल टाइम हमसे अगर हम रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमें इसमें क्या क्या करना होगा, एक तो टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी और एक तो टोटल टाइम निकालना होगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि ये 2 है, 2 और 3 के अनुपात में, अगर मैं इसे 200 और 300 मान लूँ
तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दो जीरो काट देंगे तो आएगा तो वही अनुपात। तो हम 200 और 300 मान लेते हैं डबल जीरो लगा के, ठीक है। तो हम क्या होगा ना, हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी, ये मान लो 200, जब डबल जीरो लगा दे 200 और 300, ये 200 किलोमीटर हो गया, और ये 300 किलोमीटर हो गया, कितना होगा 500, और ये पूरा ये 500 है, तो 500 500 कितना 1000 हो गया। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो 1000 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 1000 किलोमीटर हो गई। अब क्या निकालेंगे हम? टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब क्या निकालेंगे? टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल समय निकालेंगे। तो टोटल समय का जो फॉर्मूला होता है, जो समय का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, मतलब दूरी बटे चाल। तो दूरी जो पहले वाली ए से बी तक की थी और बी से सी तक की जो थी 200 हो गई, ये दूरी 200 हो थी, और प्लस बी से सी के लिए 300 थी, है ना। तो इसका जो चाल थी ये 50 थी ए से बी के लिए, और बी से सी के लिए जो चाल थी वो 75 थी। प्लस प्लस हमें जो सी से ए तक जो वापस आया था, ये जो दूरी थी वो 500 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 500। 200 और 300 500 हो गई थी। और जो इसका जो वेलोसिटी थी, जो इसकी स्पीड थी, जो इसकी चाल थी, वो क्या थी? एक्स, जो कि क्वेश्चन में दी है, ये दी है देखो, एक्स किलोमीटर पर घंटा थी। तो जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 और 5 चौक 20, ठीक है, और 75 चौका 300, 4 4 8, क्या हो गया? 8 प्लस 500, 500 बटे एक्स। अगर हम इसे एलसीएम ले लेंगे तो बटे में एक्स आ जाएगा, और 8x प्लस 500, यही तो आ रहा है। ये हमारा क्या आ गया? टोटल समय आ गया। अब हम इसे आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा एवरेज इस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो हमारी टोटल स्पीड जो है और एवरेज स्पीड जो है वो 61 सही 11/49 दी है। कितनी दी है? 61 सही 11/49। अगर हम इसे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3061 गुणा 49 प्लस 11 करेंगे तो 3000 बटे क्या आ जाएगा? 3000/49 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये एवरेज स्पीड है, कितनी आ गई? 3000/49, जो कि हमारी दी हुई है। और हमारी जो टोटल जो डिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी? 1000। कितनी आई थी? 1000। और फिर जो टोटल टाइम जो हमारा था वो कितना आया था? 8x प्लस 500, यही तो आया था, 8x प्लस 500, और नीचे x आया था, जो कि ये x ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो का खल्लास कर देंगे, कैलकुलेशन अब कर लेंगे हम, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, ठीक है। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर क्या आएगा? हमारा आ जाएगा 49x। क्या आ जाएगा? 49x, क्योंकि 8 3 24, 8 3 24x आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा? 8 3 24x, 8 3 24x प्लस 5 3 15, 500 की गुणा जब 15 3 से होगी तो क्या आ जाएगा? 1500। और बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 49 एकम 49, क्योंकि 1 की गुणा 49 से होगी तो 49x हो जाएगा, क्योंकि 1000 वाला x जो था 3 जीरो कट गए तो 1x बचा था, तो 49x हो गया। अब हम इस जो 24x है इधर हम उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24x जब 49x में से माइनस होगा तो हमारा 25x बचेगा। कितना बचेगा? 25x। तो फिर 25x बराबर क्या आ जाएगा? 1500। 25x बराबर क्या आ जाएगा? 1500। और 25 छक्का कितने होते हैं? 150। 25 छक्का 150, ये इसमें एक सिंगल जीरो होगा, 1500 होगा। तो 25 छक्का 150, क्या हो गया? 60 आ गया। x इजिकल टू कितना आ गया? 60। क्या आ गई हमारी? स्पीड आ गई। जो सी से ए के लिए वापस आ रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। एक विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। एक ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बिजली के खंभे को 27 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं, ये जो जब खंभे को पार करेगी तो इसमें जब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ट्रेन की डिस्टेंस आएगी। क्या आएगी? ट्रेन की डिस्टेंस आएगी। और हमसे क्या पूछा है? प्लेटफॉर्म की। और जब हम प्लेटफॉर्म की
ये जब प्लेटफॉर्म पार करेगी ना ट्रेन, तो उसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दोनों की डिस्टेंस जो होती है वो प्लस हो जाती है। तो हमें तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है ना, हमें क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। तो अगर हम इसे माइनस कर दें, टी से टी कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यानी कि 51 में से 27 माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, 24। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं साधारणतः। पहले 27 से 42 को, क्योंकि ये सेकंड में दिया है और हमसे मीटर में पूछा है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हम इसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। क्या बदल लेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो जो दूरी इसमें दी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कितने से गुणा करेंगे, हम इसे 5/18 से करेंगे भाई, 18/5 से करेंगे, तो हम इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले ट्रेन की लंबाई निकालना चाहेंगे तो हम इसमें पहले 27 से गुणा कर देंगे। 27 से गुणा करेंगे तो ये 315 आ जाएगी। कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगी, 315 आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। फिर 315 प्लस एक्स करेंगे तो इस टाइप से निकालेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जैसे कि हमने बताया ट्रेन की लंबाई और इसमें से काट दी हमने, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की जो से पार करेगा तो उसमें ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई होगी। ठीक है, तो इसमें से हम 51 में से 27 माइनस करेंगे तो 24 हो गया। 24 हो गया तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 6×3 = 18 और 6×4 = 24। 6×3 = 18 और 6×4 = 24 और 3 एकम 3 और 3×4 = 12। ठीक है, हो गया। तो 14×4 = 14×5 = 70 और 70×4 = 7×4 = 28। एक हमारा आंसर आ गया, 280 आंसर आ गया। और अगर हम साधारणतः ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, 42 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो है ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। तो इससे कैलकुलेट करेंगे, 6×3 = 18, 3×6 = 18 और 3×9 = 27। इस टाइप से काट लेंगे इसे, 3 दूनी और इधर 3 एकम 3 और 3×4 = 12। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 315 हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 315 हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। फिर बाद में 315 प्लस एक्स कर लेंगे इज इक्वल टू 42 गुणा 5/18 करके 5/18 और गुणा 51 करेंगे। फिर जब हम निकालेंगे तो फिर हमारी एक्स क्या आ जाएगी, एक्स जो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आ जाएगी वो 280 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि 5 अंकों की संख्या 459XY है तो 3, 7 और 11 से विभाज्य हो तो दिस निम्नलिखित में से किसका गुणज है। ये जब हम निकाल लेंगे तो ये पूछा ये किसका गुणज है। तो आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर विभाज्यता पूछता है तो हम पहले इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम जो होगा वो क्या आ जाएगा, 3 7 21 और 21 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 231। कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। कितना, 231 हो जाएगा। तो 231 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे, 4 5 9। अब एक्स वाई तो हमें पता नहीं है, जब एक्स वाई हमें पता नहीं है ना तो हम कुछ भी मान लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 99 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 99 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बाद में अब हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो ना, तो इसमें जो शेषफल बचेगा वो हम इससे माइनस कर देंगे, वही हमारी संख्या आ जाएगी। करते हैं, 231 एकम 231, तो हमारा क्या बचेगा, 8 8 2 और 228 बचा। हमने यहाँ 9 उतार लिया। फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर 231 नेमा कितने होते हैं भाई, 2069। फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा, क्या बचेगा भाई, 0 1 2 210 बचेगा। फिर हम इस 9 को यहाँ पे उतार लेंगे। क्या कर लेंगे, इस 9 को यहाँ पे उतार लेंगे। फिर उसके बाद फिर 231 नेमा कर देंगे, 2000 कितना आ जाएगा, 2079 आ जाएगा। फिर हम इसमें जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हमारा 30 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब अगर हम 99 में से 30 माइनस कर दें तो भाई हमारा एक्स वाई आ जाएगा। मतलब 99 माइनस 30, 99 माइनस 30 क्या आ रहा है, 96। कितना आ रहा है, 96।
क्या आ रहा है 69 आ रहा है। कितना आ रहा है 99 में से हम जब 30 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 69। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 6 जो है वो एक्स है और 9 जो है वो वाई है। ठीक है, 6 एक्स हो गया, 9 वाई हो गया। अब हमसे ये पूछा है ये क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 45, और फिर प्लस 3 गुणा 9 छक 54। कितने हो गए 9 छक 54। तो फिर 36 में से 45 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 36 में से नौनेम 81, सॉरी नौनेम 81, नौनेम 81, क्योंकि छः का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 9 छक 54 गुणा 3। तो 81 में से 36 जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 36 में से 81 जाएंगे माइनस के 45, माइनस के 45 प्लस 3 की गुणा 54 से करेंगे तो क्या आएगा जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 1 16, 362। 362 में से जब हम करेंगे -45 तो हमारा क्या आ रहा है 117। लेकिन 117 हमारा आंसर नहीं है, इसमें क्या कह रहा है, ये जो निकालेंगे हम, जो कि 117 निकाल लिया है, निम्नलिखित में से किसका गुणज है। एक किसका गुणज है, 13 का है, 11 का है या 18 का है। तो हम जानते हैं 13 नेमा कितने होते हैं 117 होते हैं। तो 13 विल बी द राइट आंसर, 13 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने क्वेश्चंस का सोल्यूशन कराया है वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।